किसानपुर नामक गांव में एक अजीब सी कहानी थी, एक भूतिया ब्रिज की। कहते हैं कि लोग शाम ढलने के बाद उस ब्रिज पर कभी नहीं जाते थे, और अगर गलती से कोई चला गया तो राजू दुकान बंद कर घर जा रहा था कि तभी उसे ब्रिज पर एक सुंदर लड़की दिखाई दी। अरे, ई मैडम को पता नहीं है क्या कि इतनी रात को यहाँ आना मना है? अरे मैडम, ओ मैडम, यहाँ से जाइए, नहीं तो वो चुड़ैल आपको खा जाएगी। तभी राजू को लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। अरे लगता है ये फंस गई है यहाँ पर, मैं ही कुछ करता हूँ। और राजू उस ब्रिज पर जाने लगता है कि तभी पीछे से एक बूढ़ा आदमी उसे आवाज लगाता है। मत जा राजू, उधर मत जा, वापिस आ जा। ऐसे ही डरते हो तुम सब, यहाँ कुछ भी तो नहीं है, बस ई जवान मैडम वा के अलावा। तभी राजू देखता है सामने खड़ी उस लड़की ने लाल शादी का जोड़ा पहना हुआ है और राजू की ओर देखकर मुस्कुरा रही है। राजू उसकी सुंदरता देखता ही रह जाता है और उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तभी वो लड़की पलटकर चलने लगती है। राजू, आओ, मेरे पास आओ राजू। और राजू लड़की के पास जाता और उसके कंधे पर हाथ रखता है। तभी लड़की पलटती है। राजू उसको देखकर डर जाता है। लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि चुड़ैल थी, एक डरावनी चुड़ैल। उसके काले सांप जैसे लंबे बाल उड़ने लगते हैं। उसकी आंख गुस्से से लाल थी और चेहरा ऐसे बिगड़ा था जैसे कोई सड़ी हुई लाश। मुझे मत मारो मुझे। तुझे ना मारूं? तुम सब मर्द एक जैसे हो। लड़की देखकर आया था ना तू, अब चल मेरी दुनिया में। और वो चुड़ैल राजू के शरीर को बीच से फाड़ देती है। तभी वो चुड़ैल उस ब्रिज पर खड़ी हो जाती है। इस गांव में किसी भी मर्द को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और नीचे के पानी में कूद जाती है। ये सब दूर बैठा वो बूढ़ा आदमी देख रहा था। अगले दिन वो दौड़ता हुआ गांव की पंचायत में जाता है। वो ले गई, वो उसे भी ले गई। किसे ले गई और कौन ले गई? वो चुड़ैल राजू को भी ले गई। अभी राजू की पत्नी ये सुनकर जोर से रोती है। वो मेरे मर्द को भी खा गई, हाय राम। अब बूढ़ा आदमी सबको पूरी बात बताता है। वहाँ सरपंच का बेटा संजय भी बैठा हुआ था, जो शहर में पढ़ा हुआ था। आज के टाइम में ऐसी बात है, भूत, माय फुट, डैडी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे तो लग रहा है कि गांव वाले मिलकर हमें ही पागल बना रहे हैं, जाहिल लोग। संजय, तुम शहर से पढ़कर आए हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम इन्हें कुछ भी कहोगे। संजय बाबा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। पिछले 1 साल से गांव में न जाने कितनी मौतें हुई हैं और सबकी सब आदमी लोगन की है। वो चुड़ैल औरतों को कुछ नहीं कहती। ठीक है, जब तक इस समस्या का समाधान नहीं मिलता, उस ब्रिज के पास 2 आदमी बिठाकर पहरा दिलवाओ और लोगों को वहाँ जाने से रोको। मगर डैड, दिन में तो वहाँ कोई नहीं होता, सब लोग आते जाते रहते हैं। बाबा, वो चुड़ैल रात को ही निकलती है और शिकार के बाद ब्रिज से कूदकर नीचे पानी में गायब हो जाती है। मतलब चुड़ैल सुसाइड कर लेती है। आप सब भी ना। और संजय चला जाता है। सरपंच ब्रिज के पास 2 आदमी बैठा देता है और फिर से रात होती है, एकदम सन्नाटा। तभी ब्रिज के ऊपर घुंघरू की आवाज आने लगती है। बिरजू और छगन दोनों अपने ड्यूटी पर बैठे थे कि बिरजू की आंख लग जाती है, मगर छगन को वो आवाज सुनाई देती है। लगता है वही चुड़ैल आ गई है। नहीं छगन, उधर मत देख। हनुमान चालीसा पढ़। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा। तभी वो चुड़ैल फिर से एक सुंदर लड़की का रूप ले लेती है, जो दुल्हन के जोड़े में होती है। छगन, मेरे प्यारे छगन, आओ मेरे पास, आओ, मुझसे शादी कर लो। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। छगन उस सुंदर लड़की की सुंदरता देख मोहित हो जाता है, मगर तभी उसे होश आता है। नहीं, ये केवल छलावा है। मगर उसी वक्त बिरजू की नींद टूट जाती है और वो देखता है ब्रिज पर बहुत ही खूबसूरत एक लड़की खड़ी होती है, जो उन दोनों की ओर हाथ फैलाए खड़ी थी। बिरजू, तुम आ जाओ, आओ मेरे पास, आओ, मेरे करीब आओ बिरजू,
मुझसे प्यार करो। और बिरजू उस पुल की ओर बढ़ने लग जाता है। बिरजू रुक जा, वो चुड़ैल तुझे खा जाएगी, मत जा उधर। पर बिरजू छगन की एक नहीं सुनता। तभी चलते हुए अचानक बिरजू की नजर उस सुंदर चुड़ैल से हटकर उसके पाँव पर पड़ती है और बिरजू देखता है कि उसके तो पाँव उल्टे हैं। ये देख बिरजू के पाँव कांपने लग जाते हैं। बस फिर क्या था, ये देखते ही बिरजू पलटकर वापस चलने लगता है। तभी लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है। नहीं, इधर वापस आ। बिरजू भागते हुए जाता है। तभी छगन उसे हाथ देता है और बिरजू छगन का हाथ पकड़ लेता है। अचानक दोनों के कानों में चुड़ैल की एक डरावनी चीख सुनाई देती है। बिरजू पलट कर देखता है कि चुड़ैल वहीं दूर खड़ी उन्हें देख हंस रही है। उसकी की तरह जलकर काले पड़ चुके थे और वो अपने दोनों हाथ लंबे कर बिरजू की ओर ले जाती है और उसकी मुंडी पकड़कर पीछे की ओर घुमा देती है। बिरजू मर जाता है। वो बिरजू के शरीर को खींच लेती है, जिससे छगन के हाथ में बस बिरजू का हाथ रह जाता है और हंसते हुए बिरजू को लेकर चले जाती है। छगन ये देख वापस गांव की ओर जोर से भाग जाता है। अगले दिन फिर से पंचायत बैठती है। छगन, बिरजू कहाँ है? और छगन सरपंच को बिरजू का हाथ पकड़ा देता है। ये देख सब डर जाते हैं। इस बार तो संजय को भी डर लगता है। संजय बिना कुछ बोले ही गांव के बाहर निकल जाता है। गांव में सब डरे हुए थे। शाम हो जाती है। तभी सरपंच की पत्नी पूछती है, ए जी, हमारा संजय कहाँ है? अभी तक आया क्यों नहीं? सरपंच ये सुनकर बहुत डर जाता है और संजय को ढूंढने ब्रिज के पास जाता है। तभी सरपंच को संजय ब्रिज के दूसरी ओर दिखाई देता है। संजय बेटा, तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी वापस आ। आया डैड, अभी आया। और संजय जैसे ही ब्रिज पर अपना पाँव रखता है, तभी उसके बाप के सामने से एक लड़की संजय की ओर चलने लगती है। सरपंच की नजर लड़की के पाँव की ओर जाती है और वो देखता है कि उसके पाँव उल्टे थे। संजय बेटा, हट जा वहाँ से, ये चुड़ैल है। हट जा संजय, वापस जा। और ये कहते हुए संजय का बाप भी ब्रिज पर चढ़ जाता है। ये देख चुड़ैल अपने असली रूप में आकर खूब हंसती है। आज तो बाप और बेटा दोनों ही मरने आ गया, मगर पहले किसको मारूं? सरपंच संजय को बचाने उसकी तरफ तेज भागता है। चुड़ैल संजय की ओर बढ़ती है। संजय का शरीर डर की वजह से एकदम ठंडा पड़ चुका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। सरपंच भागता हुआ आगे बढ़ता है कि तभी देखता है वहाँ सामने कोई नहीं है। चुड़ैल गायब हो चुकी है। संजय तू डर मत, मैं आ रहा हूँ। डैड आप यहाँ क्यों आए? वापस जाइए। तभी संजय की नजर अपने बाप के ऊपर पड़ती है, जिसे देख उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। संजय देखता है कि चुड़ैल सरपंच के ठीक ऊपर आसमान में उल्टी लटक कर हंस रही थी। संजय बेटा चल, क्या हुआ तुझे? वहाँ क्या देख रहा है? तभी चुड़ैल संजय की ओर इशारा करती है। श्श्श, अब लुका छुपी खेलेंगे। और सीधी होकर सरपंच के कंधों पर आकर बैठ जाती है। ये देख सरपंच की भी डर से सांसें अटक जाती है। तुम मुझे मार डालो, मगर मेरे बच्चे को जाने दो। और चुड़ैल सरपंच को खींचकर ब्रिज के ऊपर खड़ी हो जाती है। संजय चुपचाप ये सब खड़ा होकर देख रहा था। चुड़ैल संजय की ओर देखकर मुस्कुराई। कुछ याद आया डार्लिंग? नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं। और चुड़ैल संजय के बाबा को अपने साथ लेकर पानी में कूद जाती है। नहीं, मेरे बाबा। और संजय वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन जब संजय को होश आने वाला होता है, वो अपने घर पर था। तभी उसके कानों में एक धीमी सी आवाज आती है, संजय उठो, तुम्हारे जाने का अब समय आ गया है। संजय। और संजय हड़बड़ा कर उठता है। पास में उसकी माँ बैठी होती है। माँ, वो चुड़ैल डैड को ले गई। माँ, हाँ बेटा, वो ले गई थी, मगर क्या माँ? तभी संजय के बाबा कमरे में आ जाते हैं। उनको बस कुछ चोटें ही लगी हुई थी। डैड आप जिंदा हो? हाँ बेटा, मगर कैसे? मैंने तो देखा था कि वो आपको साथ ले गई थी। हाँ, मगर उसने मुझे मारा नहीं बेटा।
शायद उसे कुछ और चाहिए, शायद वो कुछ कहना चाहती है। नहीं डैड, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कितने मासूमों को मारा है, वो चुड़ैल है, वो क्या कहेगी? शायद उसका पेट भरा होगा, इसलिए आपको छोड़ दिया। शांत हो जाओ संजय। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, वो मुझे मार डालेगी। आप सब सही थे, मैं आज ही यहाँ से शहर चला जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जाओगे बेटा। और मुझे ऐसा लगा कि उस चुड़ैल का कोई दर्द है जो वो बताना चाहती है। जाने से पहले उसने मेरे कान में कुछ कहा भी था। क्या कहा था? उसने कहा था मैं उसके लिए वापस जरूर आऊंगी। ये सुनकर संजय की सांसें अटक। संजय उस ब्रिज वाली चुड़ैल की बात से बहुत डरा हुआ था, इतना कि उसने 2 दिन तक अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। संजय की माँ संजय के बाबा के पास जाकर सारी बात कहती है। सुनो जी, मुझे तो अपने संजय की बहुत चिंता हो रही है। एक काम करता हूँ, संजय की शादी जो अगले महीने होने वाली है कल ही करवाकर उसे शहर भेज देते हैं। बहू बेटे वहाँ ठीक से रहेंगे। संजय की माँ को ये बात पसंद आती है, मगर मंदिर तो उसी ब्रिज के पास है, तो हम ब्याह कैसे करेंगे? चिंता मत करो, वो चुड़ैल मंदिर के अंदर नहीं आ सकेगी। तुम संजय की बहन को बोलो कि तैयारियां शुरू कर दे बस। और माँ जाकर छोटी को सभी तैयारी की बात कह देती है। सरपंच भी संजय की दुल्हन मेघा और उसके माँ बाप को दूसरे गांव से बुलवाने के लिए फोन करते हैं। मगर आप लोग ध्यान रखिएगा कि शाम होने से पहले आ जाना, रात में वो ब्रिज पार मत करना। और संजय की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। संजय ये देख बहुत खुश था। ये तो बहुत अच्छा हुआ, कल शादी करके परसों मेघा के साथ हमेशा के लिए शहर चला जाऊंगा, तभी मुझे उससे छुटकारा मिलेगा। और संजय जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, उसे ब्रिज से लटकती दुल्हन का जोड़ा पहने वही चुड़ैल नजर आती है और उसके कानों में आवाज आती है, संजय। तभी संजय को कुछ भारी भारी महसूस होता है। ये गर्दन और कंधे इतने दुख कैसे रहे हैं? तभी संजय खड़ा होकर शीशे के सामने जाता है। उससे उसको तेज तेज पसीने आने लग जाते हैं। डर की वजह से आंखें बाहर आ जाती है। संजय के कंधे पर वही चुड़ैल बैठी हुई थी और हंस रही थी। संजय जोर से चीखता है, बचाओ! और तभी सब नॉर्मल हो जाता है। संजय डरते हुए सो जाता है। कुछ देर बाद संजय के ससुराल वाले भी आ जाते हैं। तब तक शाम हो जाती है और सब सोने भी चले जाते हैं। मेघा और छोटी एक ही कमरे में सो रहे थे। तभी छोटी उठती है और कमरे का दरवाजा खोलती है। मेघा की भी नींद खुल जाती है। अरे, ये छोटी इतनी रात को कहाँ जा रही है? शायद पानी पीने जा रही होगी। पर जब छोटी वापस नहीं आती तो मेघा को चिंता होती है और वो कमरे में आकर देखती है तो छोटी घर में नहीं थी। तभी वो बाहर के दरवाजे की तरफ जाकर देखती है तो वहाँ छोटी खड़ी थी। छोटी, यहाँ क्या कर रही है? चल अंदर, आजा सोते हैं। छोटी उठकर मेघा की ओर देखती है और जोर से हंसती है। तभी छोटी ब्रिज की ओर इशारा करती है, जहाँ हवा में चुड़ैल लटक रही थी और छोटी को अपने पास बुला रही थी। आओ छोटी, इधर आओ मेरे पास, फिर तुम्हें ढूंढता वो भी आएगा। मेघा ब्रिज की ओर देखती है मगर उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता, ना ही वो ब्रिज वाली कहानी जानती थी। तभी छोटी जमीन पर कुत्ते की तरह चारों हाथ पांव पर आ जाती है और वो वैसे ही दौड़कर ब्रिज की ओर भागती है। ये देख मेघा भी उसके पीछे पीछे भागती है। चुड़ैल ये देख बहुत खुश हो रही थी। तभी छोटी और मेघा ब्रिज पर जाकर रुक जाती है और छोटी कमजोर होकर वहीं गिर जाती है। मेघा उसे उठाकर गोद में लिटाती है। छोटी मेघा के पास इशारा करती है, वो भाभी, वो यही है, वो रही तुम्हारे पीछे। मेघा पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता है। मेघा के पीछे खड़ी वो चुड़ैल छोटी की ओर आंख निकालकर उसे चुप रहने को कहती है और मेघा के पास आकर उसे सूंघने लगती है। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, तो तू ही है उसकी पत्नी। और चुड़ैल अपनी बड़ी जीभ निकालकर मेघा को चढ़ाने लगती है।
ये देख छोटी बेहोश हो जाती है और मेघा भी बेहोश हो जाती है। अगले दिन जब उन दोनों को होश आता तो वो सरपंच के घर में होती है। गांव वाले उन्हें घर छोड़ गए थे। छोटी मेघा, तुम दोनों वहाँ कैसे पहुँची? मेघा उनको पूरी बात बताती है। सरपंच और संजय दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, मगर कोई भी इस बारे में मेघा को सच नहीं बताता ताकि वो डरे नहीं। अरे छोटी को तो नींद में चलने की आदत है। चलो चलो अब तैयारियां करो, शाम को शादी है तुम दोनों की। और सब शादी का इंतजाम कर देते हैं और शाम को मंदिर जाते हैं। मेघा दुल्हन के लाल जोड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। पंडित जी संजय और मेघा की शादी शुरू करते हैं। तभी दोनों फेरे के लिए उठते हैं तो संजय की माँ की नजर मेघा के पाँव पर पड़ती है जो कि उल्टे थे। ए जी, ये मेघा के पाँव तो उल्टे हैं। मेघा ये बात सुन लेती है और तुरंत साड़ी ठीक कर लेती है। तभी संजय मेघा का घूंघट उठाता है तो उसकी तो दुनिया ही बदल जाती है। अंदर मेघा के शरीर में चुड़ैल घुसी थी, जिससे मेघा का चेहरा जला हुआ, दांत काले और डरावना लग रहा था। मेघा, ये तुम्हें क्या हो गया? ये मेघा नहीं, ये वही काला साया है। मगर ये मंदिर में कैसे आई? चुड़ैल तभी जैसे ही अपने बाल खोलती है, वहाँ से मंदिर गायब हो जाता है और सभी उस ब्रिज पर खड़े मिलते हैं। चुड़ैल ने मंदिर का छलावा रचा था। चुड़ैल सबके सामने हाथ में कांच का टुकड़ा लेकर खड़ी होती है। क्यों संजय, मुझसे शादी नहीं करोगे? एक बार फिर से। और चुड़ैल हंसकर रात की बात याद करती है। रात में मेघा के बेहोश होने के बाद चुड़ैल मेघा के शरीर में घुस गई थी। ये सुनते ही सब संजय की ओर देखते हैं। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी मेघा को छोड़ दो, मैं और मेघा यहाँ से शहर चले जाएंगे। तभी चुड़ैल अपने हाथ पर कांच से वार करती है जो मेघा के शरीर को लगता है। संजय, मुझे बचा लो प्लीज। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, मैं मेघा से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? वो तो तुमने मुझसे भी किया था ना, पर क्या किया तुमने मेरे साथ? चुड़ैल तभी मेघा के शरीर से बाहर आ जाती है और रोने लग जाती है। संजय, ये सब क्या है? क्या किया था तुमने? संजय रोते हुए, मुझे माफ कर दो बाबा। मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ बाबा, ना ही मैं किसी के साथ बुरा करना चाहती थी। मेरा नाम ज्योति था। मैं और संजय एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दिन संजय मुझसे शादी कर मुझे अपने साथ गांव ले आया, ये कहकर कि वो माँ बाबा से मिलाएगा। और वो चुड़ैल सबको फ्लैशबैक में ले जाती है। संजय की गाड़ी ब्रिज पर आकर रुकती है। संजय, यहाँ क्यों रोक दिया? हम घर क्यों नहीं जा रहे? जाएंगे, पहले सुहागरात तो मना ले डार्लिंग। ज्योति ने ये सुनकर संजय को एक तमाचा लगा दिया। ये देख संजय को बहुत जोर गुस्सा आया और उसने ज्योति को बहुत मारा। तो तुझे क्या लगा मैं यहाँ तुझे मेरे घर की बहू बना कर लाया हूँ? अरे वो सब तो तुझे फंसाने के लिए था। और संजय ज्योति के साथ जबरदस्ती करने लगता है, मगर तभी ज्योति चिल्लाने लगती है तो संजय उसे धक्का दे देता है, जिससे ज्योति नीचे गिर जाती है और उसके सिर से खून आने लगता है। संजय ये देख घबरा जाता है। अरे ये तो मर गई, किसी ने देख लिया तो आफत आ जाएगी। और इसी जगह इस लड़के ने मुझे जिंदा जला दिया। संजय गाड़ी से तेल निकालकर ज्योति के ऊपर छिड़क देता है और उसे आग लगा देता है, मगर ज्योति मरी नहीं थी। जैसे ही आग बढ़ती है, ज्योति चीखती हुई ब्रिज पर खड़ी होकर नीचे नदी में कूद जाती है और मर जाती है। संजय ये देख राहत की सांस लेता है और चला जाता है। सब देखते हैं। ज्योति का भूत ये बताते हुए उड़कर ब्रिज पर खड़ी हो जाती है। यही मरी थी ना मैं संजय? आ गया सब याद तुम्हें? और नीचे पानी में कूद जाती है। सब देखते हैं कि तभी वो वापस अपने भयानक रूप में लौट आती है। मुझे मेरा बदला चाहिए। मगर तुमने बाकी आदमियों को क्यों मारा और मुझे क्यों छोड़ दिया था? बाबा, वो आदमी नहीं राक्षस थे। रात के अंधेरे में लड़की को देख उनका शैतान जाग जाता था, इसीलिए उनकी सजा सिर्फ मौत थी और आप तो बस अपने बेटे को बचाने आए थे, मगर अब ये नहीं बचेगा। मेघा, तुम इसकी बात मत सुनो। तभी मेघा भी संजय को जोरदार थप्पड़ लगाती है। छी, दूर रहना मुझसे।
बेटी जो तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ, मगर इसके की सजा पुलिस इसे खुद दे देगी। नहीं, नहीं। मुझे माफ कर दो ज्योति, मैं नहीं जानता था कि तुम जिंदा हो। और हवा में उड़कर गायब हो जाती है। लगता है वो चली गई। अब इस नीच को पुलिस के हवाले कर देते हैं। नहीं डैड, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। तभी अचानक से चुड़ैल संजय के कंधे पर बैठती है और उसकी गर्दन घुमाकर तोड़ देती है और उसकी लाश को अपने साथ लेकर नदी में कूद जाती है। संजय के माँ बाबा रोते हुए सब देखते हैं। आज इस ब्रिज को असली बलि मिल गई है। हाँ, और ज्योति की आत्मा को शांति भी। उस दिन के बाद से उस भूतिया ब्रिज पर फिर कभी किसी चुड़ैल का साया नहीं आया। ऐसे ही रहस्यमयी चुड़ैल और भूतों की कहानी देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल SSG हिंदी एनिमेशन। थैंक्स। ये कहानी एक परिवार के लोगों के साथ हुई कुछ अलौकिक घटनाओं के बारे में है। मैं इस परिवार से मिला और उन्हें अपनी कहानी मुझे बताने के लिए मना लिया। इस परिवार के 4 सदस्यों के साथ यह अजीबोगरीब घटना घटी। हेलो, मेरा नाम हैरिसन है और मैं अलौकिक घटनाओं पर शोध कर रहा हूँ। मैं भविष्य में पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहता हूँ और फिलहाल मैं उसकी तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपने आसपास होने वाली अलौकिक गतिविधियों पर नोट्स लिखता हूँ और मैं लोगों के साथ अजीब घटनाओं पर चर्चा करता हूँ। मैं आज एक परिवार से मिला जिसने मुझे हाल ही में एक अलौकिक घटना के बारे में बताया और मैंने इस घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। आइए जाने कि उनके साथ क्या हुआ। मिस्टर विलियम इस घर में अपनी पत्नी के साथ और 2 बच्चों के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा कोल्टन 15 साल का है और छोटा बेटा निकोल 12 साल का है। घर में सबसे छोटा और प्रभावशाली सदस्य निकोल, जिसने मुझे इस घटना का वर्णन बताया। यह घर हमने 6 साल पहले खरीदा और कुछ महीनों के बाद इस घर में अजीबोगरीब चीजें होने लगी। इसके चलते घर का सामान खराब होने लगा। पहले टीवी भी खराब हुआ, फिर फ्रिज और अंत में एयर कंडीशनर। नतीजा, घर में अन्य चीजें विफल होने लगी। घर में ये सब बातें क्यों हो रही थी ये जानकर हर कोई हैरान था। फिर भी मैं एक रात अपने कमरे में सोने चला गया। मैं कुछ देर के लिए सो गया। ठीक उसी समय मुझे पता चला कि कोई ऊपर के कमरे में तेज भारी कदमों से टहल रहा है। ठक ठक ठक। मैं सोच रहा था कि चूंकि कोई ऊपर नहीं जाता, ये आवाज कहां से आ रही है। मैंने अगली सुबह अपनी माँ को और घर वालों को इसके बारे में बताया, लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और मैं रात अपने कमरे में सोने चला गया। लगभग 2:30 बजे मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर पर चढ़ गया। मैंने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई था ही नहीं। तब मुझे एहसास हुआ कि शायद ये कोई सपना था। कुछ दिनों बाद हमारे घर कुछ रिश्तेदार छुट्टियां मनाने आए और उनके भी हमारी उम्र के 2 बच्चे थे। रात को खाने के बाद हम सब बच्चे मेरे कमरे में आ गए और भूत प्रेत की कहानियां सुनाकर एक दूसरे को डराने लगे। उनमें से एक आर्ची है जो कहने लगा, मैं भूतों से नहीं डरता। आर्ची के बड़े भाई डीन ने कहा, अगर नहीं डरता तो अकेले दूसरे कमरे में जा, जहां एक छोटा बल्ब जल रहा था। आर्ची ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं भी चाहता हूं। आर्ची उस कमरे में गया और फिर उसने बहुत तेजी से दौड़ लगा दी। जब हमने उसे बाहर जाते हुए देखा तो हम हंस पड़े और उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी आर्ची रोने लगा और पसीने से पूरी तरह भीग गया था। मैं पहले ही हर चीज से इतना हैरान था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ? वह कांप उठा और कहा, मैंने एक आदमी को देखा जो एक काले कमर में लिपटा हुआ था और चलते चलते मैं झुक गया था। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा, लेकिन मैं उसे शांत करने में और सभी को खेल में वापस लाने में कामयाब रहा। कुछ देर खेलने के बाद सब सो गए, लेकिन मेरे और आर्ची के साथ जो कुछ भी हुआ वह मेरे दिमाग में चल रहा था। मैं ये सब सोचने के लिए बालकनी में गया। जब मैंने नीचे देखा तो मुझे वही आदमी दिखाई दिया जिसके बारे में आर्ची ने बताया था। वह धीरे धीरे हमारी कार की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह करीब आया, वह अचानक गायब हो गया। इस घटना के बाद मैं डर गया और अपने पिता के साथ सोने लगा। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा। मैंने कोई कदम की आहट नहीं सुनी, किसी आदमी को नहीं देखा। मुझे लगा कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन नहीं, ये तो मेरी गलती थी, क्योंकि मेरे बड़े भाई जैक्सन के साथ ऐसी घटनाएं होने लगी थी। ये तो थी निकोल की कहानी। आइए अब सुनते हैं
जैक्सन के साथ क्या हुआ? जैक्सन ने अपने साथ हुई घटना बताई। मेरे परिवार के सदस्य कमरे के अंदर सोए थे, जबकि मैं बाहर हॉल के सोफे पर सोया था। लाख कोशिशों के बाद भी मुझे नींद नहीं आई, तो मैं ऐसे ही घर में घूमने लगा। चलते चलते मेरी निगाह मुख्य द्वार की ओर खिंची और मुझे लगा कि कोई बाहर खड़ा है। मैं देखने के लिए गेट पर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था, इसलिए मैं वापस सो गया। अगले दिन लगभग 3 बजे मैं किसी काम से दूसरी मंजिल पर गया। जैसे ही मैं ऊपर जा रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने 2-3 बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सीढ़ियों के नीचे उतरते समय मुझे पीछे से कुछ गिरने की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने सामने दीवार पर एक काली छाया को देखा और देखते ही वह गायब हो गई। मैं दहशत के मारे कूद गया और उछलकर नीचे आ गिरा। फिर मैंने अगली रात दलान में सोते हुए बिताई। आधी रात मेरी आंखें अचानक से खुल गई और जो मेरे सामने था उसे देखकर मेरी हालत ऐसी हो गई कि मेरे मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी मैं कुछ नहीं कर सका। उसका चेहरा इतना भयानक था कि कमजोर दिल वाला होता तो मैं मर जाता। इसके फटे काले कपड़े और बाल धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे और वह जमीन से लगभग 1 फुट ऊपर था और मुझे घूर रहा था। मैं मन ही मन दुआ करने लगा, लेकिन मेरी दुआ का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह 2-3 मिनट तक मुझे देखता रहा, फिर सीढ़ियां चढ़ गया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं कब बेहोश हो गया। अगली सुबह जब मैं उठा तो तुरंत अपनी माँ के पास सब कुछ बताने के लिए दौड़ पड़ा और निकोल भी वहां पर था। और निकोल ने माँ को कहा, माँ कुछ तो गड़बड़ है, मैंने भी एक आदमी को यहाँ काले कपड़े पहने देखा है और रात में चलते हुए सुना है। हम दोनों की बात सुनकर माँ को यकीन हो गया कुछ तो गड़बड़ है अगर ये दोनों कुछ कह रहे हैं। और अगले ही दिन माँ ने चर्च से एक पादरी को बुलाया और उसको सब कुछ बताया और उसे घर शुद्ध करने के लिए कहा। और उसने पूरे घर में घूमकर पवित्र जल छिड़का और घर को शुद्ध किया। उस रात मैं सोफे पर सो रहा था और किसी ने मुझे जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे मेरे हाथ की हड्डी टूट गई। मैं चिल्लाया, घर वाले दौड़ करके आए। उन्होंने मुझसे पूछा क्या हुआ, तो मैंने कहा किसी ने मुझे सोफे पर से पटक दिया और मेरी हड्डी टूट गई। यह सुनकर सारे घर वाले घबरा गए और अगले दिन हम अपने अंकल के घर चले गए। हमारे अंकल ने कहा कुछ दिन यहीं रुको और कुछ दिन तक वहाँ सब कुछ ठीक चलता रहा। पहले 2 दिन अच्छे रहे, लेकिन तीसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिस पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। आइए सुनते हैं तीसरे दिन ऐसा क्या हुआ जिस पे यकीन करना मुश्किल था। तीसरे दिन इस घर में कोई नहीं था। मैं सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे टीवी देखते हुए कोई मेरी बगल में बैठा हो, और जब मैंने बगल की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे बगल में काले कपड़े पहने एक पुरुष और एक महिला बैठे थे। मैं हिल भी नहीं सकती थी। फिर वे दोनों उठे और रसोई में चले गए। ना जाने वे वहां से कहाँ जा रहे थे। उस रात जब मेरे पति काम से घर वापस आए तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी और हम एक बार फिर परेशान हो गए कि क्या ऐसी घटनाएं यहाँ भी होती हैं। बाकी सब रात भर सोए थे, लेकिन मैं नहीं सो सकी। मुझे अपने से ज्यादा अपने बच्चों की चिंता सताने लगी। रात को करीब 1 बजे मुझे रसोई गैस की गंध आई और मुझे लग रहा था कि वो लीक हो रही है। मैंने किचन में जाकर छानबीन की, लेकिन मेरे वहां जाने पर सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं अपने कमरे में वापस गई, मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़ के देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं अपने कमरे में चली गई क्योंकि उस रात मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। अगली सुबह मैंने अपने पति से कहा कि इस बारे में हमें कुछ करना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? उन्होंने कहा कि आज मैं एक पादरी को घर लेकर आता हूँ। मिस्टर विलियम ने एक विद्वान पादरी को अपने घर में आमंत्रित किया और उन्होंने अब तक जो कुछ भी हुआ वह पादरी को बताया। और पादरी इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इस घर में 2 शैतानी शक्तियां रहती हैं, पति पत्नी और उसका बच्चा, जो कई सालों से आपके घर में भटक रहे हैं क्योंकि वह यहीं मरे थे। मेरी चिंता यह है कि वह आपके परिवार के पीछे पड़ी हुई है। और यह सुनकर मैं घबरा गया और मैंने पादरी साहब से मदद मांगी। पादरी साहब ने कहा मैं अपनी एक विशेष आराधना खत्म कर फिर आऊंगा। तब तक मैं आपके परिवार के लिए एक ताबीज देकर के जाता हूँ। आपको आत्माएं दिखाई तो देंगी,
मगर वो आपका कुछ नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। अब मैं जाता हूँ और एक विशेष विधि की तैयारी करता हूँ, और उसके बाद मैं अपने परिवार के पास लौटा और सबको तावीज दिए, और मैंने अपनी पत्नी को बताया कि पादरी साहब ने क्या क्या कहा है। फिर पादरी साहब मेरे घर लौटे और उन्होंने एक मर्तबान में आग लगाई और उसमें कुछ चीज डाली, जिससे घर में धुआं उठने लगा, और उन्होंने अपने पास 5 नींबू रखे और वह विधि करने लगे, और मेरे शरीर में एक सिहरन सी होने लगी, और पादरी साहब थैले में नींबू डालने लगे, और उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा कहा कि देखो, यह नींबू का थैला किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। फिर मैंने उसको एक तालाब में फेंक दिया, और उसके बाद हमारे घर में एक शांति का सा माहौल हो गया। मैंने अपने परिवार वालों को बुलाया, और उस दिन के बाद घर में ऐसा फिर कभी नहीं हुआ। ये तो थी मिस्टर विलियम के घर की कुछ अजीब घटनाएं। मुझे और भी कई नोट्स लिखने हैं। आप मेरे साथ बने रहें। हमें गए हुए कई महीने हो गए हैं। हफ्तों की यातना और डर के बाद हमने आखिरकार तय कर लिया कि अब बहुत हो गया, इसीलिए हमने अपना सामान पैक कर लिया। अधिकांश लोग यह नहीं समझेंगे कि एक युवा जोड़े के पास किसी भी तरह की संपत्ति की कमी क्यों है। वे किसी भी तरह के पिछले आवास से बाहर निकलने का विकल्प क्यों चुनेंगे, लेकिन वे उस सच्चाई को नहीं जानते जो उस मनहूस जगह में है। यह सब हमारे आने से पहले सप्ताह से ही शुरू हो गया था। हमने अभी अभी विश्वविद्यालय में अपनी डिग्रियां समाप्त की थी, और हम अभी किसी ऐसी जगह की तलाश कर रहे थे जहां से हमारी नौकरी हम कर सकें। सामान्य बाजार मूल्य के नीचे एक घर में आने में हमें बहुत समय नहीं लगा, इसीलिए बिना सोचे समझे हमने इसे बिना देखे ही खरीद लिया। जब तक हम घर पहुंचे, मालिक पहले ही जा चुके थे, इसीलिए हम सीधे अपने फर्नीचर को अंदर ले गए। हमारे नाम के बिना अभी तक हमने सब कुछ केवल 2 दिन के भीतर ही वहां पर एडजस्ट कर लिया था। हम अंत में एक घर पाने के लिए बहुत उत्साहित थे, और उस रात हम बिस्तर पर चले गए, जोश और ऊर्जा से भरे हुए थे। तभी मैंने इसे देखना शुरू किया। उसी रात मैं आधी रात में जाग गई। बाहर बहुत अंधेरा था और यह जागने की स्थिति नहीं थी जहां आप बस उठ सकते हैं, शौचालय जा सकते हैं, शायद सोने की बेहतर स्थिति खोजने के लिए बस पलट नहीं सकते। यह कुछ अलग था। मेरा पूरा शरीर अभी सो ही रहा था, और मेरी आंखें पूरी तरह से खुली होने के बावजूद मैं अपना चेहरा भी नहीं हिला सकती थी। हालांकि मुझे इन सब से हल्का झटका लगा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती थी कि मुझे डर लग रहा था। वो सिर्फ तब तक था जब तक मुझे ये ना लगा कि कोई मुझे देख रहा है। अचानक मुझे बेचैनी हुई, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। उस रात जैक को जगाने की कोशिश के बिना ही मैं अपनी आंखें बंद करने में कामयाब रही, और मैं भी वापस सो गई। अगली सुबह हम दोनों अपने अंदर एक खुशी की लहर महसूस कर रहे थे, और हम नाश्ते से पहले कुछ देर पढ़ने के लिए बिस्तर पर बैठ गए। जैसे ही मैं अपनी किताब के लिए पहुंची, मैंने देखा आमतौर पर जो किताब मेरे बेड साइड टेबल पर होती थी, उसे सीधे मेरे बगल में देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। यह फर्श पर गिर गई थी। जब मैंने उसे फर्श से उठाया, मुझे लगा शायद यह एक सपना था। अब पढ़ाई बहुत हो चुकी है, इसीलिए हम बिस्तर से उठे, अपनी चप्पलें उतारी और सीढ़ियों से नीचे रसोई की ओर चल पड़े। रसोई आधुनिक शैली से बनी ज्यादातर सफेद और काले रंग की थी, परंतु दीवारों में दरारें पड़ गई थी और अलमारियां अपनी स्थिति से थोड़ा सा मुड़ी हुई थी। सिंक के ऊपर जंग के कई पैच और काले धब्बे एक बार चमचमाती धातु को घेरे हुए थे। यह बहुत असामान्य और बुरा था। वही गंदगी थी जिसमें पहले हॉस्टल के कमरों में हम रहते थे। बाकी दिन सामान्य था। उसके बाद हमने नाश्ता किया, अपनी नौकरी पर चले गए, वापस आए और रात को खाने के लिए तैयार हो गए। तुरंत हमने देखा कि जंग लगा दागदार सिंक अब पूरी तरह से बेदाग था। उसकी अचानक सफाई से भ्रमित होकर हम एक दूसरे को आश्चर्य से देखने लगे। हम अपने हाथ धोने के लिए भी घबराए हुए थे। पानी पाइपों में गड़गड़ाहट कर रहा था,
मानो यो हमारे इंतजार कर रहे हाथों को अपना रास्ता बनाने के लिए संघर्ष कर रहा हो। उसमें गंदगी और गंदगी के धब्बे थे। जैक ने जल्दी से नल को बंद कर दिया और प्लग को खींच लिया, सीवेज जैसे लिक्विड को निकालने की उम्मीद करते हुए। क्योंकि वह नाले में डूब गया था, हम एक दूसरे को घूर रहे थे। बाद में उस शाम घर के आसपास अन्य अजीबोगरीब घटनाएं भी होने लगी, इसकी परवाह किए बिना कि सभी खिड़कियां बंद थी, पर चीजें अलमारियों से गिर रही थी। उत्साह अभी भी जारी था। हम अभी भी एक ऐसे घर में रह रहे थे जो बाजार मूल्य से नीचे खरीदा था, और हम सिंक से जुड़ने वाले उस सड़े हुए पाइप वर्क से निपटने के लिए प्लम्बर किराए पर लेकर आ गए। हम वहाँ बिस्तर पर लेट गए, छत की ओर घूर रहे थे। दिन भर के काम के बाद हम खुद को नींद के लिए तैयार कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मुझे जैक के खराटे की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। भूख लगी है। एक कर्कश आवाज सुनकर भूखा फुसफुसाते हुए मेरी पलकें खुल गई, लगभग सीधे मेरे कान में। इस अस्वाभाविक शोर से भयभीत होकर मैंने बैठने की कोशिश की और चारों ओर देखने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर एक बार फिर गतिहीन हो गया। लेकिन इस बार मेरा सिर कमरे के कोने की तरफ था। जैसे ही मेरी आंखें वापस ध्यान केंद्रित करने के लिए लौटी, मैंने देखा कि एक डरावना भयानक दिखने वाला कोने में दीवार पर वापस मेरे सामने मुस्कुरा रहा है। मैं डर के मारे जम गई। मेरे सामने जो कुछ रखा था उससे मेरा शरीर अनियंत्रित रूप से कांपने लगा, लेकिन जैक को चेतावनी देने के लिए मेरा अभी भी उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। चीखने चिल्लाने से भी काम नहीं चलता। जो कुछ निकला वो एक खामोश बड़बड़ाहट थी, क्योंकि वो बात मुझ पर मुस्कुरा रही थी। मैं उसका चेहरा नहीं बना सकी। उसके काले रूप का मतलब था कि अंधेरे में उस खराब और डरावने जबड़े की शक्ल देखी जा सकती थी। मैं बहुत डर गई थी। कुछ घंटों बाद आखिरकार सूरज उगना शुरू हो गया, लेकिन मेरी आंखें कुछ घंटों के लिए भी आराम करने में सक्षम थी। सुबह मैंने जब देखा तो जैक अभी भी सो रहा था। पिछली रात को एक बुरा दुस्वप्न समझकर मैं वह सब कुछ भूल जाना चाहती थी। मैं ये सब कुछ सपने की तरह भूल जाना चाहती थी, और मैं जैक को उठाने की कोशिश कर रही थी, और मैं सब कुछ जैक को बताना चाहती थी। जैक को मैंने वो सारी बात बता दी। जैक ने मेरी इस बात को गंभीरता से लिया। मैं आज रात जागता रहूंगा, ठीक है? फिर अगर वो दोबारा आती है तो मैं उससे निपट लूंगा। पर मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे, और हम एक बार फिर नाश्ते के लिए नीचे जाने के लिए उठे। जैसे ही हम रसोई में गए, मैं दरवाजे पर रुक गई, क्योंकि मैंने वो किताब देखी जो मेरे बेड साइड टेबल पर होनी चाहिए थी, लेकिन वो खाने की मेज के ऊपर रखी हुई थी। बात सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं थी, बल्कि वो सिंक जिसे हमने कल शाम को देखा था, जो बेदाग था, उस पर फिर से काला जंग और धब्बे आ चुके थे। फिर हमने तय किया कि जो भी घर के आसपास हो रहा है, इसके बारे में कुछ करने का समय आ गया है। इसीलिए पूरे दिन के लिए हमने सिंक पर निर्देशित एक कैमरा तैयार किया। जब हम दुकान से लौटकर वापस अंदर गए तो कैफीन की गंध ने मेरे नथुनों को अपनी चपेट में ले लिया। मैं इसके लिए तरस रही थी, लेकिन हम जानते थे कि इससे उबरने के लिए मुझे सोने की जरूरत है। अब जो कुछ बचा था वो रात को ढलने और उस साए को वापस आने का इंतजार करना था। हम अगले कुछ घंटों के लिए बिस्तर पर बैठे और बात की, जबकि जैक ने मुझसे कहा, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने सूरज को ढलते हुए और चंद्रमा को आकाश में उगते देखा तो हम समझ गए कि यही वो समय है, उसका इंतजार करना है। हम उस रात के लिए बिल्कुल तैयार थे। एक के बाद एक घंटे बीत गए और उसी दौरान ही मैं गहरी नींद में सो गई। जैक अभी भी जाग रहा था, कॉफी पी रहा था और उस कोने में नजर रख रहा था जिसके बारे में मैंने उसे पिछली रात को बताया था। घंटों तक यही सब चलता रहा। घर बिल्कुल शांत और खामोश था। फिर अचानक कुछ हुआ। भूख भूख, यह आवाज आई। जैसे ही मैंने यह आवाज सुनी, वैसे ही मेरी आंखें खुली। हर तरफ सिर्फ अंधेरा था। जैसे ही मेरी नजरें कमरे के चारों तरफ दौड़ी, मैंने जैक को जगाने की कोशिश की कि ये क्या हो रहा है। मुझे उस वक्त जैक की बहुत जरूरत थी।
जैसे ही मैंने महसूस किया कि जैक बिस्तर के दूसरी तरफ है, तभी राहत की एक विशाल लहर मुझ पर छा गई। मैं बिल्कुल सुरक्षित थी, लेकिन उसी दौरान छत के उस कोने में जहां पर हल्की सी रोशनी थी, मैंने कुछ देखा। वहां छत पर कोई भयानक मानव रूप की आकृति थी जो मुझ पर मुस्कुरा रही थी। उसके दांत तेज और मुड़े हुए थे। मैं बहुत डर गई थी। इस सदमे ने मेरे शरीर को पूरी तरह से जकड़ लिया। मैं कांपने लग गई। जब मैंने देखा कि ये मेरी तरफ ही आ रहा है, उसने मेरी किताब जो मेरे बेड साइड टेबल पर रखी थी, उसने उसे उठा लिया। मैंने उसी वक्त अपनी आंखें बंद कर ली और वो गायब हो गया। किताब टेबल के नीचे गिरी। ऐसा लग रहा था कि किताब के शोर ने बगल में जैक को जगा दिया हो। मुझे लगा कि वो मेरे बगल में ही है और वो झुक गया हो। अचानक मुझे फुसफुसाने की आवाज आई। मैं भूखा हूँ। मुझ पर मुस्कुराते हुए वो भयानक व्यक्ति मुझे इस तरह आनंद के साथ देख रहा था कि मुझे यह महसूस हुआ जैसे मेरा डर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो। जैसे ही उस स्थिति में मैं बिस्तर से उठी तो मैं फिर गिर गई। जैक ने मुझे देखा और मुझे जगाने की कोशिश की। मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। कुछ देर यही सब चलता रहा और फिर हमने एक एम्बुलेंस के लिए कॉल किया। कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस आ गई। मैं मुश्किल से चल पा रही थी और मेरा शरीर पूरी तरह पीला पड़ गया था। डॉक्टर ने कहा कि मैं अभी भी बड़े सदमे में थी और इससे पहले कि वे मेरी और जांच कर सकें, उन्होंने मुझे कुछ देर आराम करने के लिए छोड़ दिया। अस्पताल में कुछ घंटे बाद मैं आखिरकार शांत हो गई। जैक कई डॉक्टरों के साथ मेरे पास आया और अब डॉक्टर मेरा टेस्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। रिपोर्ट्स आने के बाद पता चला कि मैं स्लीप पैरालिसिस नामक अवस्था में थी, जो उस दौरे का कारण भी था, जो उस भयानक अवस्था में चीजों के झटके के कारण था। डॉक्टर की बात सही लग रही थी, शायद ये कोई बीमारी है। लेकिन जब मैंने पूछा कि मैंने इसे बोलते हुए कैसे सुना, तो उनके चेहरे बिल्कुल उतर गए। ये इसलिए था क्योंकि स्लीप पैरालिसिस के दौरान कोई भी आवाज सुनना बेहद दुर्लभ था। फिर मैंने उनसे कहा, अगर ये स्लीप पैरालिसिस था तो मेरी किताब का एक जगह से दूसरी जगह अपने आप जाना। उन सबको मुझ पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने इस पर कुछ देर चर्चा की, लेकिन किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके और इसीलिए उन्होंने मुझे किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाने की सलाह दी। शायद वहां पर इस बात का पता चल सके। वापस घर आते वक्त मैं और जैक वही सब याद कर रहे थे जो उस रात हुआ। वो बहुत असहज था। जब हम घर पहुंचे तो हमने उस कैमरे की जांच करने का फैसला किया जो हमने किचन में सिंक देखने के लिए लगाया था। लेकिन हमें पता चला कि रात शुरू होने से पहले ही इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। जैक ने कहा कि जब उसने इसे लगाया था तब ये पूरी तरह से चार्ज हो गया था। ऐसा कैसे हो सकता है? अंत में इन सब से तंग आकर हमने उस घर को छोड़ दिया। लेकिन आज तक इस नए घर में, इस नए बिस्तर में भी वो दृश्य आज भी मेरे हर जागने वाले पल को सताता है। लेकिन वो चीज अभी भी वही है और वो वापस आएगी।